नाजरीन, इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर रात के पिम्स अस्पताल में लाया गया और उनकी आंख के अंदर एक इंजेक्शन और लगाया गया। ये चौथी मरतबा इमरान खान साहब को अस्पताल लाया गया है, लेकिन एक मरतबा भी उनकी फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है। अब ये एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि इमरान खान किसी को दिखाई नहीं देगा, इमरान खान किसी को सुनाई नहीं देगा। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब की जिद है कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा और मैं निशाने इबरत बनाऊंगा। इमरान खान को तोड़ना, उसे झुका हुआ देखना, उसे कमजोर देखना, उससे माफी मंगवाना, ये आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को इतनी अना ना दे या इस लेवल तक कोई ना जाए कि उसको ये सारा कुछ करना पड़े। बहरहाल ये वक्त भी गुजर जाएगा। इमरान खान साहब को जेल से निकालकर पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी आंख में एक और इंजेक्शन लगाया गया। इस पे जो सरकार है, सरकारी तौर पे अस्पताल की जानिब से एक छोटा सा बयान भी जारी कर दिया गया कि इमरान खान साहब आए थे, वो स्टेबल थे, 74 साल उनकी उम्र है, ये उनका नाम है, ये उनके वालिद का नाम है, और उनसे इजाजत लेके उनकी आंख का ट्रीटमेंट किया गया, एक इंजेक्शन और लगा दिया गया है। उनको डॉक्यूमेंट दे दिए गए और ये कहा गया कि जनाब अब दोबारा ये चीजें आपने करनी है और दोबारा आप फॉलो अप आपका किया जाएगा। अब 4 मरतबा इमरान खान साहब के इंजेक्शन हो गए। उनकी आंख में कितना फर्क पड़ा, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद जरीफ, इन्होंने ये खबर ब्रेक की थी सुबह सुबह। बाद में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी उनको इन्फॉर्म किया गया, तो बैरिस्टर गौहर को सारा कुछ होने के बाद इन्फॉर्म किया गया, पहले नहीं बताया गया। और इन्फॉर्म भी क्या किया गया, वो एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है, वही हर एक को भेज दी जाती है। तो मे भी बैरिस्टर गौहर को वही भेजा गया हो, लेकिन इमरान खान की फैमिली को आगाह नहीं किया गया। ना ही उन्हें इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट के दौरान इमरान खान साहब के करीब बैठने की या वहां पे आने की इजाजत दी गई, और ना ही इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात की गई। ये जो सहाफी हैं मोहम्मद जरीफ, इन्होंने सुबह के वक्त ये खबर ब्रेक की थी, लेकिन इन्होंने साथ में 3 चीजें बताई हैं इमरान खान साहब की आंख के बारे में और उनकी सेहत के बारे में। अब ये 3 चीजों का इन्होंने दावा किया। इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब पहले से कमजोर हैं जब वहां पे उनका मुआयना किया गया। नंबर 2, उनके दांतों में भी तकलीफ है। नंबर 3, उनकी बिनाई मजीद कम हो गई है। यानी पहले इमरान खान साहब की बिनाई दाई आंख से उनको नजर आना बंद हो गया था, वो खत्म हो गई थी। फिर इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे, वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल मान ही नहीं रहा था। आसिम मुनीर साहब को भी पता था, सबको पता था। लेकिन जब ये हो गया कि आंख बिल्कुल खत्म हो गई है, तो फिर उनको अस्पताल पहुंचाया गया। जब पहला इंजेक्शन लगा तो 15% इमरान खान साहब की बिनाई वापस आई थी। अब 15% विजन क्या होता है, जरा आप अपने मोबाइल फोन पे गूगल सर्च करके देख लें कि अगर 15% किसी का विजन है तो वो कितना है। वो आप चीज को पहचान भी नहीं पाएंगे, आप बंदे का चेहरा भी नहीं पहचान पाएंगे। तो ये इमरान खान साहब का 15% विजन वापस आया था। अब ये दावा किया जा रहा है कि उनकी आंख की बिनाई मजीद खराब हो गई। ये बड़ा अलार्मिंग है। इससे पहले इमरान खान साहब से जब एक मुलाकात करने का अदालती हुक्म पर मौका मिला बैरिस्टर सलमान सफदर को, तो उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों को क्या बताया। इसमें अलीमा खानम जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि सलमान सफदर ने हमें बताया था कि इमरान खान की आंख की हालत मजीद खराब है, और ये भी बताया था कि इमरान खान ने कहा कि तुम मेरे सामने बैठे हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा। ये इमरान खान साहब की जो दाई आंख है उसकी हालत यहाँ तक पहुंच गई है। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि हम 2.5 माह से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से चेकअप करवा दें। अगर आपने इमरान खान के साथ कुछ गलत नहीं किया और कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो फैमिली और जाती मुआलिजीन की मौजूदगी में चेकअप करवा दें। माहिरीन कहते हैं कि इमरान खान को कुछ दिया जा सकता है जिसकी वजह से क्लॉटिंग हुई है। इमरान खान एक सेहतमंद आदमी है, वर्जिश करने वाला आदमी है। ऐसे आदमी के साथ इस लेवल का खराबी हो जाना, उनकी क्लॉट्स बनना शुरू हो जाना ब्लड में, ये बहुत गैर मुतवक्के बात है। तो माहिरीन ये कहते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा दिया जा रहा है। देखिए, आंख का मसला इमरान खान साहब को हुआ, बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हुई। अब सनम जावेद सेम चीज के ऊपर, सनम जावेद पे बहुत गुस्सा है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा है, मैं जानता हूं। और जिस तरह अहकाम दिए गए थे कि हर हाल में सनम जावेद चाहिए, जो मर्जी कर लो उसको पकड़ के लाना है। फिर अली अमीन की हुकूमत थी वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, सनम जावेद वहां से बाहर निकलती हैं और फिर उसके बाद उनकी मुखबरी होती है और वो वहां से उनको अगवा कर लिया जाता है और अगवा करके उनको पहुंचा दिया जाता है लाहौर में। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। तो ये सनम जावेद के साथ हुआ, तो उस पर भी बहुत गुस्सा है। उसकी भी एक आंख जो है वो रिपोर्ट हो रही है कि वो ठीक नहीं है। यास्मीन राशिद साहिबा ने रिपोर्ट किया, बताया। उन्होंने कहा जी हमने कहा डॉक्टर से चेक करवाया, उन्होंने कहा डॉक्टर बुध को आएगा। फिर बताया जी डॉक्टर 2 हफ्ते के बाद आएगा। तो 2 हफ्ते के बाद सनम जावेद की आंख चेक करवाएंगे। यानी उनका भी एक ऐसा नुकसान हो रहा है, पता नहीं वो रिकवर होगा या नहीं होगा। बहरहाल ये चीजें अब नॉर्मल हो चुकी हैं। उनकी बहनों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। वो बेचारी दोबारा से, मंगल का दिन था, मुलाकात के लिए पहुंची, क्योंकि यहाँ पे आसिम मुनीर साहब का ऑर्डर है और एक जिद है निजाम की कि नहीं मिलने देना, तो नहीं मिलने दिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, पता नहीं कहाँ खड़ी थी। वहां पे तो इमरान खान की बहनें अकेली खड़ी थी, चंद लोग थे उनके साथ।
यानी अडियाला के बाहर जो तादाद है लोगों की वो कम होती जा रही है। इमरान खान की कैद तन्हाई, इमरान खान का बेगुनाह जेल में होना, इमरान खान के ऊपर जाली मुकदमात, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखना और किसी से ना मिलने देना, फिर उनकी आंख का खराब हो जाना, फिर उनको इलाज के लिए छुपा के रात के अंधेरे में बाहर लेकर आना, ये सारी चीज़ों को मौजूदा निज़ाम ने इतना नॉर्मलाइज नहीं किया जितनी सहूलतकारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन चीज़ों को इतना नॉर्मल ले रही है, इतना नॉर्मल ले रही है जैसे कि बहुत रूटीन की बात है, मसला ही कोई नहीं है। यानी नवाज शरीफ का मुझे याद है कि छोटा सा कोई मामला हो जाता था ना, कोई झूठ भी बोल देता था डॉक्टर, तो पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर आग लग जाती, हर तरफ रोला पड़ जाता था, हर 10 मिनट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हर तरफ लोग निकल आते थे, रोला डाल देते थे। और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर यानी इमरान खान के पास मकबूलियत की वो मिराज है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसका नवाज शरीफ सारी जिंदगी कभी सोच भी नहीं सकते थे। यानी नवाज शरीफ का ख्वाब, किसी भी लीडर का ख्वाब होता है कि वो इस लेवल का मकबूल हो जाए, तो इमरान खान साहब इतने मकबूल हो गए, लेकिन आज कोई भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी में से उनके लिए उठने को तैयार नहीं है। पीटीआई ने सुहेल अफरीदी से शिकवा शुरू कर दिया है। सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बनाया था, और ये सोचकर बनाया था कि नौजवान है, निकलेंगे, काम करेंगे, जोर लगाएंगे, स्ट्रीट मूवमेंट बनाएंगे, एक मोमेंटम कायम करेंगे, जो अली अमीन गंडापुर उस वक्त नहीं कर पा रहे थे। लोग उनके बहुत खिलाफ हो गए थे, मायूसी बहुत फैल गई थी। तो अब जो है अहमद खान न्याजी जो इमरान खान साहब के अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी सिक्योरिटी के मामला को देखते थे और इमरान खान के बहुत करीबी भी हैं। इनको कोई लालच वालच नहीं होगा इमरान खान से, इन्होंने कौन सा कोई मिनिस्टर बन जाना है या कोई और काम करने हैं, ये सिर्फ इमरान खान की सिक्योरिटी किया करेंगे। पहले भी वही करते थे, वो रिश्तेदारी के चक्कर में साथ हैं। उन्होंने कहा जी हम 6 महीने से सुहेल अफरीदी से पूछ रहे हैं कि हमें इमरान खान की रिहाई का रोड मैप दे दें, लेकिन उन्होंने इमरान खान को फुटबॉल बना लिया है। सुहेल अफरीदी अचकजई के पास भेज देता है, अचकजई जुनैद अकबर के पास भेज देता है, और वो बैरिस्टर घोर के पास भेज देता है। अब मर्दान में उन्होंने फुटबॉल को उठाकर अडियाला जेल भेज दिया है कि जब तक इमरान खान कोई लाया अमल नहीं देते हम कुछ नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा लाया अमल देना, इमरान खान की बहन ने पहले कहा था कि इमरान खान कभी ये नहीं कहेगा कि सारी कौम मेरे लिए या मेरी रिहाई के लिए बाहर निकल आए। ये तो फैसला आपको खुद करना है कि आपको इमरान खान चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरा, अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, कोई बातचीत करेगा तो इमरान खान साहब को कोई पैगाम बाहर आएगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। बाड़ा में नाजरीन जब ड्रोन हमला हुआ और उसके नतीजे में वहां पे नुकसान हो गया तो लोग एहतजाज कर रहे थे। अब लोग एहतजाज कर रहे थे, मुजाहिरीन पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। अब ये खैबर पख्तूनख्वा है, अगर देखें पंजाब में जो पुलिस करती है या सिंध में या बलूचिस्तान में जो पुलिस करती है उसकी जिम्मेदार अगर वहां की सूबाई हुकूमतें हैं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ पुलिस करती है उसकी जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। एक तो ड्रोन हमला होता है जिसके बारे में इमरान खान ने मना किया, दूसरा ड्रोन हमले का मुकदमा दर्ज नहीं होता जो इमरान खान साहब का हुक्म है, तीसरा जो लोग मुजाहरा करने निकलते हैं उनको पुलिस ही गोलियां चला देती है। तो कहां है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, और वो क्यों अजीबोगरीब काम कर रही है। यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हाल ही में उन अफसरान को नवाजा है और जबरदस्त किस्म के ओहदे उनको दिए हैं जिन अफसरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े थे, जिन्होंने मुकदमा दर्ज किए, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किए, जिन्होंने छापे मारे, गिरफ्तारियां की। उन अफसरान को हाल ही में बहुत नवाजा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। नंबर 1 तो ये बात आप ध्यान में रखें। नंबर 2, बिल्कुल एक खामोशी है, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं। ये कहा गया कि हम नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए, वो मामला भी जो है वो कहीं गायब हो गया, समझ ही नहीं आई वो किधर गए नौजवान सारे। तो सुहेल अफरीदी ने इस मामले का नोटिस तो लिया है, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि क्या सूबाई इदारे उनसे ताउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पुलिस उनकी बात मान रही है या नहीं मान रही। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने भी अपनी गलतियों का आगाज इसी बात से किया था कि ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं सुनती थी और वो ये साबित करने की कोशिश करते थे कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। यानी वो सच नहीं बोल रहे थे, सच से भाग रहे थे। अब सुहेल अफरीदी साहब के साथ अगर ये मामला है और वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही, तो उन्हें खुलकर बताना चाहिए कि ये कहीं और से कंट्रोल हो रहे हैं। हमारे पास जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, ये बात उन्हें बतानी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी माजी में बताती रही है, तो इनको बताने में क्या प्रॉब्लम है। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट ने इस्लामाबाद में 3 शानदार जजेस से जान छुड़वा ली है बिलाखिर। लेकिन जिन जजेस ने खत लिखा था उन सबको निशाने इबरत तो बनाना था, तो कुछ जजेस चले गए, कुछ जजेस रह गए। एक आधे को किसी को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, किसी को इधर कर दिया, किसी को उधर कर दिया। तो वो करते कराते जिन जजेस से प्रॉब्लम था उनमें से 2 के नाम तो चले वापस ले लिए गए, 3 जजेस खत लिखने वाले उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर भिजवा दिया गया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शानदार जज है। जस्टिस बाबर सत्तार, इन्हें पेशावर भिजवा दिया गया। जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज
इन्हें जो है सिंध में ट्रांसफर कर दिया गया है, सिंध हाई कोर्ट चली गई है। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जान छुड़ा ली उन जजेस से जो इस्लामाबाद के अंदर इंसाफ की बात करते थे। लेकिन ये जजेस एक बात याद रखें, आपने कंप्रोमाइज नहीं किया, आपको सलाम है, पूरा पाकिस्तान आपको सलाम करता है, आपका नाम तारीख में सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। जुडिशरी को जब भी हम याद करेंगे आपके नाम को अच्छा समझेंगे, आपके बारे में मुस्बत बात की जाएगी। पता नहीं आप कितना अरसा और इस नौकरी के ऊपर रहेंगे, आप कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कभी आपके दौर में अच्छा वक्त आ जाए, हो सकता है कि ये इसी तरह चलता रहे और अदालत मजीद गिरावट का शिकार होती रहे, लेकिन आपने अपने हिस्से का काम किया क्योंकि आपने कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं जानता हूं जजेस के सामने कंप्रोमाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें रखी गई, बार बार रखी गई, लेकिन ये वो जजेस हैं जो सितारों की मानंद है। ये वो जजेस हैं, नए जजेस को इनसे सीखना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए कि अगर आप ना झुके तो आपको कोई झुका नहीं सकता। अगर आप कानून और आइन के मुताबिक खड़े हो जाएं तो आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये जजेस हारे नहीं हैं, धकेल दिए गए हैं क्योंकि इन्होंने हार नहीं मानी। तो शानदार जजेस हैं, सलाम है इनकी एफर्ट को, और जो कुछ इस हुकूमत ने किया वो तो इनको करना ही था। तो मैं आपको सादी सादी बात बताऊं कि कोई खबर नहीं। बात सीधी सी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लगभग इमरान खान साहब के मामले पे ऐसा लगता है कि कुदरत पे ही मामला छोड़ दिया, या वो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने, और तहरीके इंसाफ तो कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये मामला लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एहतजाज का जो पूरा सीजन था वो ज़ाया कर दिया। पाकिस्तान में जो एहतजाज होता है वो अगस्त के महीने से ये मामला शुरू हो जाता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर जब ज़्यादा सर्दी होती है तो फिर एहतजाज नहीं हो सकता। फिर उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन महीनों में पाकिस्तान में एहतजाज हो सकता है। उसके बाद फिर एहतजाज की डेट्स नहीं रहती, बहुत गर्मी हो जाती है। तो वो जो एहतजाज का सीज़न है वो भी ज़ाया कर दिया। वैसे इनकलाब का कोई सीज़न नहीं होता, लेकिन सियासी जमातों के एहतजाज का सीज़न होता है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने सिर्फ बयानात दिए हैं, छोटे मोटे एहतजाज किए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, तकारीर की हैं, या कुछ जगहों पे जाके कारकुनों को इकट्ठा किया है थोड़ा बहुत, बस ये किया। कोई स्ट्रीट मूवमेंट की जो तैयारी इमरान खान साहब ने कहा था वो कहीं दिखाई नहीं दी। इमरान खान साहब की बहनें अपील करती रही और अडयाला जेल के बाहर भी अब लीडरशिप नहीं पहुंचती। कई मरतबा इमरान खान की बहनों ने कहा कि 10,000 लोग आ जाएं। उन्हें ये लगता है कि अगर वाकई में 10,000 लोग आ गए अडयाला जेल के बाहर तो इतना दबाव पैदा हो जाएगा कि इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी। देखिए, अवामी दबाव पैदा हो जाए तो फिर तो वाकई में मुलाकात हो सकती है इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से, लेकिन जब तक अवामी दबाव नहीं है तब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, खासतौर पे आसिम मुनीर साहब, मुलाकात तो नहीं होने देते। और उन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ लिया, ग्रिप में ले लिया। जब तक आलिया हमजा साहिबा बाहर थी तब तक चले हज़ारों नहीं तो सैकड़ों लोग तो पहुंच जाते थे अडयाला जेल के बाहर। 2, 4, 5, 700 लोग वो पहुंचा देती थी कुछ ना कुछ करके, बार बार टेलीफोन करके, लोगों से रब्ते करके, और वो रिपोर्ट भी बनाती रहती थी कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो आलिया हमजा जिन पे बहुत तनकीद की जाती थी, बहुत सारे लोगों को वो खुटकती थी, चुपती थी, तो ठीक है अब वो गिरफ्तार हो गई हैं तो वो लोग फिर जिम्मेदारी ले लें और अडयाला के बाहर जो है वो लोगों को पहुंचाएं। लेकिन नहीं, खवातीन ने जो है बड़ी हिम्मत दिखाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में। अगर मर्द हजरात भी उतनी हिम्मत दिखाते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन चले, अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद ये सोच रही है कि कोई दबाव बनाने का फ़ायदा नहीं है, इमरान खान साहब जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने। मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से कहा था वो भी नहीं हो रहा। फाइनेंशियल टाइम ने एक रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में जारी की है, पाकिस्तान के हालिया क्राइसिस के हवाले से, और ये रिपोर्ट आप देखें, फाइनेंशियल पोस्ट की रिपोर्ट है। पाकिस्तान को सालों के बदतरीन तवानाई के बहरान का सामना है, जहां देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया है। ये अब आलमी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात हो गए हैं। हुकूमत ने बजट के इक़दामात नाफिज किए हैं जिनमें रोजाना 2 घंटे बिजली की जबरी बंदिश वो कह रहे हैं, और काम के 4 दिन कर दिए हैं। गाड़ियों के अंदर ईंधन आधा कर दिया है। यहाँ तक कि PSL जो है उनके लिए भी उन्होंने कहा घर बैठ के मैच देखो। लोगों को सब्सिडीज खत्म कर दी गई हैं, ईंधन की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। LNG का तकरीबन तमाम हिस्सा पाकिस्तान का जो है कतर से आता है वो भी लगभग खत्म हो गया है, तरसील रुक गई है उसकी भी। तो पाकिस्तान में जो है बहुत बुरे हालात हो गए हैं। यानी LNG खरीदने पे मजबूर हो गया पाकिस्तान पहली मरतबा महंगी स्पॉट मार्केट से, तो पाकिस्तान वो ले रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान ने अपने ज़खायर को सहारा देने के लिए IMF से 1.2 अरब और सऊदी अरब से $3 अरब हासिल किए हैं। ये पाकिस्तान की कुल माशी सूरत हाल है इस वक्त। बेड़े गर्क हुआ हर चीज़ का, लेकिन जिद अपनी जगह पे कायम है कि इमरान खान से माफ़ी मंगवानी है, इमरान खान को खौफजदा करना है, चाहे उसके लिए पूरी कौम की कुर्बानी देनी पड़ जाए।
एक आदमी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जिद, पूरा इदारा बदनाम हो गया, पूरा मुल्क बदनाम हो गया, मुल्क में इंसानी हकूक की पामालियां हो गई। और एक पॉलिटिकल लीडर जिसके ऊपर जाली मुकदमात हैं, वो बेचारा जेल के अंदर बंद है। सारी दुनिया जानती है इमरान खान करप्ट आदमी नहीं है, बेईमान आदमी नहीं है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन इस बात की गवाही देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जेल के अंदर बंद है और उसकी सेहत से खेला जा रहा है। 74 साल का इमरान खान उसके लेवल का दूसरा आदमी नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन वो लोग जो इमरान खान के सामने बोनों की औकात भी नहीं रखते, वो इमरान खान को दीवार से लगा के बंदूक के जोर के ऊपर अपनी मनमानी कर रहे हैं। और वो मनमानी सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि पाकिस्तानी इंतजार कर रहे हैं किसी मोजज़े का। अगर पाकिस्तानी किसी मोजज़े का इंतजार करने की बजाय खुद खड़े हो जाए ना, तो इकबाल ने कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। अल्लाह भी मदद तभी करता है जब इंसान अपनी मदद के लिए खुद हिम्मत करता है। वो एक बड़ा ज़बरदस्त मुहावरा है, हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। लेकिन यहाँ पे लोग किसी मोजज़े का इंतजार कर रहे हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इनका जो दिल करता है वो करते हैं। पंजाब में इन्होंने सेहत का और तालीम का बजट जो है उसमें कटौती करके 50 एकड़ की फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई वो बना रहे हैं कि जनाब हम फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। फिल्म सिटी से फिल्म थोड़ी बनती है, फिल्म तो बनती है कंटेंट से, फिल्म तो बनती है उनको इजाजत देने से। क्या पाकिस्तान में कोई आज़ादी से फिल्म बना सकता है? बेशुमार ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर फिल्में बने तो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएं, लेकिन यहाँ चरबा फिल्में बनाई जाती हैं। और उसकी वजह यह है कि सही फिल्म बनाने की, इस्लाही फिल्म बनाने की, या कोई इनकलाबी फिल्म बनाने की, या रियल इश्यूज के ऊपर फिल्म बनाने की इजाजत ही नहीं है पाकिस्तान में, अलाउ ही नहीं करते। तो कमर्शियल किस्म की चरबा फिल्में बनती हैं। आप जितना मर्जी पैसा लगाएं, चाहे हेल्थ में से काट के, चाहे तालीम में से काट के, और यही वो कर सकते हैं और वो कर रहे हैं, और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। और लगातार पाकिस्तान जो है वो इन हरकतों की वजह से नीचे जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ये इत्तला आई है कि 1 दर्जन के करीब मजीद कार्गो तैयारे, जो फौजी तैयारे हैं अमेरिका के, ये 1 दर्जन के करीब तैयारे हैं, ये भारी फौजी साजो सामान लेकर मिडल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। मे भी अभी जब ये वीडियो सुन रहे हो तब तक पहुंच गए हों या वो पहुंचने वाले हों। बहरहाल ये अमेरिका असला जो है बड़ी मिकदार में इकट्ठा कर रहा है यहाँ पे मिडल ईस्ट में, ताकि हर तरह की सूरत हाल में अमेरिकन को एक मरतबा फिर बैकफुट पे ना जाना पड़े। यानी इतना असला वो यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, इतना साजो सामान लेकर आ रहे हैं, ऐसा ज़बरदस्त घेरा वो डाल रहे हैं चारों तरफ से ईरान को कि अगर फ्यूचर में दोबारा लड़ाई हो जाती है तो फिर उन्हें पहले की तरह पीछे ना हटना पड़े या उनको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। रशिया का एक लग्जरी जहाज गुजर गया था और इस वक्त आबना हुर्मुज़ में से जो अभी इतला आई है 2 जहाज गुजरे हैं। इनमें एक चीनी जहाज है और एक जापानी जहाज है। ये दोनों ऑयल टैंकर्स हैं, चाइना के और जापान के। एक यूएई से निकला है और एक जो है सऊदी अरब का तेल लेकर जा रहा है। आबना हुर्मुज़ को इन्होंने अबूर कर लिया है ईरान की इजाजत से। अब देखना यह है कि अमेरिकन क्या करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, कमजोर और छोटे मुल्कों के जहाज तो अमेरिकन रोक सकते हैं, लेकिन क्या वो आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले चाइना के और बड़े ममालिक के, रशिया के या जापान के जहाज़ों को रोक सकते हैं? ये अभी कल तक पता चल जाएगा। रशिया का जहाज तो गुजर गया था यहाँ से। एक और जहाज जो है उसको अमेरिकन ने पकड़ लिया, उसके ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया। और ये जो खबर आई है इसमें ये पता चलता है कि जहाज है जो पाकिस्तान से ओमान जा रहा था और ये कंटेनर्स वाला जहाज है, ये पाकिस्तान से ओमान जा रहा था। तो इसके ऊपर अमेरिकन ने दावा बोल दिया, उन्होंने इसको पकड़ लिया और अमरीकी फोर्सेस ने पाकिस्तान से ओमान जाने वाले कंटेनर बरदार जहाज को ईरानी जहाज समझ के दावा बोल दिया। ब्लू स्टार 3 नामी जहाज है, ओमान में रजिस्टर्ड है। नाज़रीन, आपको पता है ट्रंप एक के बाद एक आलमी लीडर को निशाना बनाते रहते हैं। तो उन्होंने पहले कई ममालिक के लीडर्स को निशाना बनाया, जिसमें एक फ्रांस का लीडर मैक्रोन, पेड्रो जो स्पेन से है, और जॉर्जिया मेलोनी जो इटली से है। फिर इसके बाद जो फ्रांस के अलावा वो कनाडा के जो सदर हैं उनको निशाना बनाया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने माफ़ी किसी को नहीं दी। जितने माजी में डोनाल्ड ट्रंप के या अमेरिका के बड़े बड़े इत्तेहादी थे उन सबको टारगेट किया। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, जर्मन एक बचा था तो जर्मन चांसलर के खिलाफ भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज का ख्याल है कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हो तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। मैं इस वक्त ईरान के साथ वो कर रहा हूं जो दीगर अकवाम या सदूर को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। कोई ताज्जुब नहीं कि जर्मनी माशी और दीगर लिहाज से इतनी बुरी हालत में है, ये सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब देखें, वो डोनाल्ड ट्रंप हर एक के खिलाफ स्टेटमेंट दे देते हैं और झट से दे देते हैं। इन्होंने बरतानिया के खिलाफ बड़े सख्त स्टेटमेंट्स दिए हैं माजी में। तमाम वो ममालिक जो अमेरिका के दोस्त हैं, इसी वजह से आज यूरोपीय ममालिक ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए चाइना बड़ा खतरा है या अमेरिका बड़ा खतरा है, क्योंकि यूरोपियंस ने आंखें बंद करके अमेरिकन पे इन्हिसार किया था।
और चाइना को और रशिया को अपना दुश्मन समझा था। आज चाइना जो है वो कह रहा है यूरोप को हमारे साथ ट्रेड करो, हम आपके साथ मिलकर आपके मफादात के लिए काम करेंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप धमकियां लगा रहा है। रशिया जो है उसकी यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है। रशिया माजी में कई मरतबा यूरोप को कह चुका है कि हम आपस में मिलकर भी रह सकते हैं। अब ये बात जो है वो यूरोप ने भी कहना शुरू की है कि जनाब हमें रूस के साथ बातचीत करनी चाहिए। ये सोच पैदा हो रही है, देखते हैं अब क्या होता है इसमें। लेकिन पाकिस्तान ने CNN को बताया इस अहम मौके पर कि तवक्को की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जो तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं, इसके बाद ईरान की जानिब से तरमीम शुदा तजावीज़ का एक और मुसवदा पेश किया जाएगा। ये पाकिस्तान के जरिए से ही होगा। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए से डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि इस फार्मूले के तहत हम अपना हुर्मुज़ को खोल देते हैं, बाकी चीजें बाद में कर लेते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया था। अब पाकिस्तान ने यह कहा है कि ईरान से हम ये तवक्को कर रहे हैं कि वो तरमीम शुदा एक नई तजावीज़ का मुसवदा हमारे हवाले करेगा, हम अमेरिका को देंगे। तो ये मुज़ाकरात इसी तरह चलते रहेंगे, जंगबंदी रहनी चाहिए, बस आहिस्ता आहिस्ता अपने हुर्मुज़ भी खुलने की तरफ चली जाएगी। लेकिन अभी तो अमेरिका का फायदा है, अमेरिका का अपना तेल बिक रहा है, दुनिया में तेल का सबसे बड़ा डीलर वो बन गया है। ओपेक नाजरीन एक बहुत बड़ा सिस्टम है ओपेक का। ये वो ममालिक इसके अंदर शामिल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो तेल बेचते हैं। अब ओपेक जो है ना, ये अमेरिका को ज्यादा को पसंद नहीं था। उसकी वजह यह है कि इसकी वजह से, इस इदारे की वजह से, या ओपेक का जो एक सिस्टम है इसकी वजह से अमेरिका की इजारादारी नहीं होती तेल की मार्केट पे। तो अब UAE इसके बीच में से निकल गया, इससे अमेरिका बहुत खुश होगा। 1960 में इसका क्याम हुआ था, अमेरिका को ये ज्यादा पसंद नहीं था, तो अब इसको नुकसान पहुंच गया है। UAE इसके बीच में से निकल गया है। उन्होंने कहा जी हम मई में इसके अंदर नहीं होंगे, मई से हम इसके बीच में से निकल जाएंगे। सऊदी अरब को इसका नुकसान हुआ है, और भी दीगर ममालिक जो हैं जो तेल का कारोबार करते हैं उनको भी इसका नुकसान हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका को इसका फायदा पहुंचेगा। तो UAE ने इससे पहले अमेरिका के कहने पर इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन भी की थी, और अब UAE ने जो है वो अमेरिका के कहने के ऊपर ऐसा लगता है कि वो ओपेक्स में से भी निकल गए हैं। तो यहाँ पे एक झटका है सऊदी अरब के लिए, और सऊदी अरब इसको कभी पसंद नहीं करेगा। UAE ने कई इकदाम ऐसे किए हैं जो सऊदी अरब को ज्यादा पसंद नहीं आ रहे। उधर डोनाल्ड ट्रंप भी एक बाद एक नया रिकॉर्ड लगा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे पास एक खबर आई, ये खबर देखें आप कितनी मजे की है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का वो वाहिद लीडर बनने जा रहा है जिसकी फोटो पासपोर्ट के अंदर होगी। अगर आप दुनिया भर के ममालिक के पासपोर्ट देखें ना, तो उसके अंदर लीडरों की फोटोज नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक बंदोबस्त किया जा रहा है ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक। और इस खबर के मुताबिक बंदोबस्त ये किया जा रहा है कि अमेरिका की 250वीं एनिवर्सरी के मौके पर, ये 250 साल का अमेरिका होने जा रहा है, तो इसकी जो एनिवर्सरी है उसके मौके के ऊपर एक लिमिटेड एडिशन पासपोर्ट जारी किया जाएगा जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का फोटो होगा। है ना अजीब चीज। यानी इससे पहले हमने ना कभी ऐसा देखा ना कभी ऐसा सुना, लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है, और पहली दफा होने जा रहा है कि किसी लीडर की फोटो जो है वो लगाई जाएगी पासपोर्ट के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप की फोटो वाले पासपोर्ट आएंगे, अमेरिका के पासपोर्ट लिमिटेड एडिशन के, और ये महकमा खारजा अमरीकी पासपोर्ट पर अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे रहा है। ये ब्लूमबर्ग ने भी कहा है और फॉक्स न्यूज ने भी कहा है। अमेरिकन मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, और उस मीडिया ने रिपोर्ट किया जो जरा डोनाल्ड ट्रंप के, फॉक्स न्यूज तो आपको पता है ना उनकी पार्टी के जरा करीब है। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप को नरगसियत की आदत पड़ गई। ये तो बिल्कुल वैसे हो गए जैसे मरियम नवाज हर चीज के ऊपर अपना फोटो ठोक देती है। वो एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, एक शख्स बता रहा था कि हमें दवाइयां मिलती थी सरकार से और हमारी वालदा का इलाज चल रहा था। वो बंदा ये बता रहा था, वो कहता है जनाब कि हमारी दवाइयां बंद कर दी गई और ये कहा गया जनाब अब आप अस्पताल से आके दवाइयां नहीं लेंगे, आपके घर में लेंगी। वो कहते हैं जी हम 8 महीने इंतजार करते रहे और हम बाजार से दवाइयां खरीद खरीद के इस्तेमाल करते रहे कि कब ये हमारे घर दवाइयां देंगे। तो उसके बाद वो बंदा बताता है कि जनाब जब दवाइयां हमारे घर आई तो उसके अंदर से वो दवाइयां जो जान बचाने वाली दवाइयां थी और जो कीमती दवाइयां थी वो गायब थी, और छोटी मोटी दवाइयां जो गैर एक मामूली किस्म की दवाइयां जो है वो उसके अंदर शामिल थी, जो हर गली मोहल्ले के मेडिकल स्टोर से बहुत सस्ती मिल जाती है, लेकिन डब्बे की कीमत जो है वो दवाइयों की कीमत से ज्यादा थी। तो ये वही नरगसियत है जो नवाज शरीफ की है, वही नरगसियत है जो मरियम नवाज की है। ये सारा खानदान जो है वो ज़हनी मरीज है, इसी काम पे लगे अपना फोटो चिपकाते हैं सरकार के पैसे पे। तो डोनाल्ड ट्रंप की हरकत जो है ये देखकर मुझे इस खानदान की बड़ी याद आई कि ये वैसे ही है, इनका फेवरेट वजीर आजम भी वैसा ही है और एक ही तरह के काम करते हैं सारे। जबरदस्त है। एक और नादरीन खबर आई है, ये खबर सुन के मुझे थोड़ी सी हैरत हुई, लेकिन अगर ये खबर ठीक है और इसकी तस्दीक आ जाती है तो बड़ी शानदार खबर है। पाकिस्तान ने इस खबर के मुताबिक ईरान को जमीनी रास्ता फराहम किया है। वजह यह है कि बहुत सारा माल ईरान में पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि अमेरिका ने एक नाकाबंदी की हुई है। तो अब ईरान को जमीनी माल कैसे पहुंचेगा, इस हवाले से पाकिस्तान की वजारत तिजारत ने एक नए हुक्मनामे के तहत ईरान जाने वाले कार्गो के लिए 6 सरकारी जमीनी ट्रांजिट कॉरिडोर खोल दिए हैं।
ये रास्ते कराची, पोर्ट कासिम और गवादर को बलूचिस्तान की मुख्तलिफ शाहराहों के जरिए ईरान की सरहदी मुकामात हैं, तफ्तान है जैसा कि, और एक और एरिया है गबत, इन इलाकों के साथ ये जोड़ते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जाने वाले 3000 से ज्यादा कंटेनर्स कराची बंदरगाह पर इस वक्त फंस गए जब उन्हें ले जाने के लिए मुकर्ररा बहरी जहाज पहुंच ही नहीं सके। अब ईरान से वो आएंगे तो लेकर जाएंगे ना अपना माल, और अब इन कंटेनर्स को ट्रकों के जरिए जमीनी रास्ते से मुंतकिल किया जा रहा है। इस खबर में जो है ना वो अमेरिकन और उनके सहूलतकार और जो लोग इसराइल को पसंद करते हैं या ईरान से नफरत करते हैं मगरबी ममालिक में, जितने